दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे उग्रवादी आंदोलन पे और इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप जीसीए साइज का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। इंग्लिश मीडियम की 5,000। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए, उग्रवादी, जैसा कि आप सबको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के 3 धाराएं रहे हैं, 3 चरण रहे हैं। एक उदारवादी, एक उग्रवादी और एक गांधीवादी। उदारवादी जो है 1885 से 1905 तक, और उग्रवादी जो अभी देखेंगे इनका जो अवधि है 1905 से 1919 तक, और 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण रही है। और तीनों चरण का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना, देश को स्वतंत्र कराना। तीनों चरण का स्वशासन की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति। तो उदारवादी चरण, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता था वे उदारवादी थे। क्यों उदारवादी थे? यानी उनके विचार जो है उदारवादी थे। वे अनुनय विनय में विश्वास करते थे। उन्हें संवैधानिक तरीकों में विश्वास था और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहकर स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। वे ब्रिटिश और भारत के बीच संबंधों के हिमायती थे। उन्हें पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर अटूट विश्वास था। वह ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें उदारवादी हम कहते हैं। उनके विचार जो है वो वे संवैधानिक तरीकों से अनुनय विनय, याचना, अनुरोध, शिष्टमंडल, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे और अपने मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार से इसी के माध्यम से मांग पूरा करवाते थे। लेकिन उग्रवादी जो थे वे जो है आंदोलन, बहिष्कार के माध्यम से जो है अपना जो है मांगे जो है पूरा करने में वो विश्वास करते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी चलन था 1885 से 1905 तक, इस अवधि में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण उग्रवादी विचारधारा की उत्पत्ति हुई है इसी अवधि में। और क्या क्या अवधि घटना घटा है, यानी उग्रवाद के उदय के क्या कारण रहे हैं, अब उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग को उपेक्षा करना। जैसा कि जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके हर अधिवेशन में 1885 से 1905 तक हर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से जो है प्रस्ताव पारित करके मांग जो है ब्रिटिश सरकार से मांग रखते थे उदारवादी नेताओं द्वारा। लेकिन हमेशा ब्रिटिश सरकार जो है कांग्रेस के जो मांग था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग थी, उदारवादियों की मांग थी, उसके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति जो है का वो अनुसरण करता था। उपेक्षापूर्ण नीति यानी उसकी मांगों पर ध्यान नहीं देता था, और मांग पूरा भी करता था तो आंशिक मांग पूरा करता था। जैसे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में उदारवादियों द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। साथ ही साथ भारतीय सदस्यों को अधिक से अधिक विधान परिषद में भागीदारी दिया जाए, शामिल किया जाए। भारतीय सदस्यों को जो है बजट पर भाषण करने, बहस करने, विभाजित होने, पूरक प्रश्न पूछने, सबके अधिकार की मांग जो है की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है आंशिक मांग ही स्वीकार की हर बार। तो कांग्रेस के ही एक धर्रा ऐसा था जिनमें एक असंतोष फैला। वो देख लिया था कि 1885 से 1905 की अवधि में कि उदारवादियों की जो मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार गंभीर नहीं है, उनकी मांगों को अनसुना कर दे रहा है, उपेक्षापूर्ण नीति अपना रहा है। तो आप ही बताइए, अगर आप किसी संस्था, ब्रिटिश, मान लीजिए बीपीसी के साथ आप है, आप ब्रिटिश सरकार से आप लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और कोई भी सरकार अगर आपकी मांग को लगातार उपेक्षा करेगा, मांग नहीं मानेगा, तो अंत में क्या करेंगे? आंदोलन करने के लिए उतर जाएंगे। वही स्थिति हुई 1885 से 1905 से। उदारवादी द्वारा बहुत सारी मांगे रखी गई ब्रिटिश सरकार के समक्ष, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों को जो है हमेशा अनसुना कर देता था, और मांग जो है 2-3 मांग लेता था और मेन चीज जो है छोड़ देता था। इससे उस समय युवाओं में एक असंतोष पनपा,
और यही युवा जो है मानने लगा कि अब हम अनुनय विनय और संवैधानिक साधनों से अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पा सकते हैं, तो वे उग्रवाद के रास्ते पे चल पड़े। दूसरा है भारत में तीव्र गति से आर्थिक शोषण। जैसा कि जानते हो कि लॉर्ड बेकन का कथन है कि कोई भी जो शोषण होता है, शोषण ही क्रांति को जन्म देता है। शोषण, असंतोष जो है क्रांति को जन्म देता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत में आया था व्यापार करने। उसके बाद भारत की भूमि पर अधिकार करके क्या किया कि यहाँ से कच्चे माल ले जाता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के जो मशीन द्वारा तैयार माल को भारत में बेचता था, उससे भारी मुनाफा कमाता था। ब्रिटेन के जो मशीन के माल थे, मशीन द्वारा जो माल उत्पादन होते थे वो सस्ता होता था, और भारत आकर जो है वो माल सस्ता होता था, तो भारत के जो कुटीर लघु उद्योग थे उसका पतन हो गया। इससे बड़े संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। भारत के उद्योग धंधों को भी नष्ट करके कृषि के वाणिज्यीकरण को, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया नई भूमि नीति के माध्यम से। इसके बाद जो है क्या किया कि नई शिक्षा नीति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस शिक्षा का विकास पर ध्यान दिया। यह शिक्षा समाज के उच्च वर्गों तक जो है सीमित था, मतलब इसकी विस्तार किया गया था, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। इससे भी लोगों में, एक अशिक्षित भारतीयों में जो है शिक्षा का विस्तार किया था, लेकिन शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में नौकरी नहीं मिलती थी। इससे उनमें असंतोष था। उनके उच्च ब्रिटिश प्रशासनिक पदों में उनकी भर्ती नहीं होती थी, ऊंचे पदों पर उन्हें रखे नहीं जाते थे। तो ये बेरोजगार युवक जो है देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करने के लिए उग्रवाद के रास्ते पर चल पड़े। उसके बाद उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जैसा कि जानते होंगे ब्रिटिश सरकार जो है अपने उपनिवेशों में गन्ना की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत सारे देशों में जो है भेजे थे भारतीयों को, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी थे। दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर भारतीय गए थे गृहमिट्टिया प्रथा के तहत। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि भारतीयों के साथ जो है जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के तहत भारतीयों को हमेशा अपमानित किया जाता था, हमेशा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और इस अमानवीय व्यवहार के कारण ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। इससे भारतीयों को लगा कि उनके प्रति सहानुभूति जो है जगह दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं या अलग अलग ब्रिटिश उपनिवेशों में रह रहे भारतीयों के साथ जो अत्याचार और अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर भारतीयों में भी एक लगा कि हमारे लोगों को जो है ब्रिटिश सरकार जो है भेदभाव कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो उनका मानना था कि हम लोग जो है ब्रिटिश पराधीनता में है, ब्रिटिश सरकार के हम देश पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार की गुलामी में है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए वे जो है इसकी बदला लेने के लिए ब्रिटिश सरकार को मुक्त करने के लिए देश से चल पड़े। ब्रिटिश सरकार से मुक्त करने पर चल पड़े। उसके बाद जो है तब यह जो कारण था, इसके कारण भी जो लोगों में असंतोष फैला। मान लीजिए आज अभी भी अगर भारत के किसी लोग को अमेरिका में या किसी दूसरे देशों में, भी हाल ही में कतर में जो है 8 भारतीय नौसेना को जो है फांसी की सजा दी गई थी, हमको भी गुस्सा आया था, क्योंकि मेरा इमोशन जुड़ा है इंडिया से। हम इंडिया का जो है क्या है, भारत का बेटा है। तो मेरा भी कर्तव्य है कि इस घर में रहने वाले किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। बाहर में आपस में तो होता है, लेकिन अगर आप भारत के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो आपको इस देश से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। विदेशी घटना का प्रभाव 1885 से 1905 की अवधि में कुछ ऐसी विदेशों में घटना घटी जो भारत में जो उग्रवाद के भावना को उभारने में, उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी आंदोलन में बहुत बड़ा सहायक हुआ। जैसे मिस्र, तुर्की का जो है स्वतंत्रता, अबिसिनिया द्वारा इटली की पराजय 1894 में, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय, ये मैजिनी और गैरिबल्डी का उदय। तो ये सब ऐसी घटना थी जिससे लगा कि यूरोपीय शक्ति अपराज्य नहीं है, मतलब अजय नहीं है, इसको पराजित किया जा सकता है। पहले माना जाता था कि यूरोपीय शक्ति को या ब्रिटेन को कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही अबिसिनिया
इटली को पराजित किया, जर्मनी, जापान, छोटा सा देश जो है रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया, तो लोगों में एक भावना का संचार हुआ कि नहीं, अब तो पराजित किया जा सकता है, इसलिए सीधे वे जो है कूद पड़े। उसके बाद उस समय इटली की जो मैजनी था, गैरिबेल्ली था, वो क्रांतिकारी विचारधारा के बड़ी समर्थक था, तो क्रांतिकारी विचारधारा था ही जो है ताजा, इससे लोग प्रेरित हो गए और देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी मार्गों पर जो है चल पड़े। अगला है जातीय कटुता का चरमोत्कर्ष। ब्रिटिश शासनकाल में जो है भारत के साथ जो है जाति, इस समय जो है 1885 से 1905 की ईस्वी अवधि में जातीय कटुता का चरमोत्कर्ष पहुंच गया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अपमानित करना ब्रिटिश सरकार के जीवन का एक अंग बन चुका था, जहां तहां हर जगह भारतीयों को अपमानित करता था। दो घटना जो है जिक्र करेंगे। एक घटना क्या है, एक ब्रिटिश सैनिक क्या किया था कि एक स्त्री के साथ जो है बलात्कार किया और उस ब्रिटिश सैनिक को मामूली दंड देकर छोड़ दिया गया था। सियालकोट 1902 की घटना है। 1902 में सियालकोट में एक घुड़सवार दल के सैनिक जो है अपने रसोइया से कहा था कि एक देसी स्त्री की प्रबंध करने को कहा था, भारतीय स्त्री को का प्रबंध करने को कहा था, लेकिन क्या किया, वो मना किया। इस कार्य को करने से मना करने पर क्या किया, उसको जो है बर्बरता तरीके से हत्या कर दिया था। तो इस सब के कारण भी लोगों में एक असंतोष फैला। जब यूरोपीय कोई भारतीय गलती करता था उसको कड़ा दंड दिया जाता था, यूरोपीय गलती करता था कठिन से कठिन मतलब भयानक से भयानक नृशंस कार्य करता था, तो उसको भी जो है बहुत मामूली दंड देकर छोड़ दिया जाता था। तो ये जो है जातीय कटुता की चरम उत्कर्ष पहुंच गई थी। उसके बाद अकाल एवं प्रकोप। 1876 से 1900 ईस्वी के बीच जो है देश में 18 अकाल पड़ा था, जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए थे और ब्रिटिश सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे 1800 पुणे में जो 1896-97 में 1896-97 में ही क्या हुआ, पुणे में प्लेग फैल गया था, प्लेग की बीमारी। और प्लेग की बीमारी के कारण 1,73,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार क्या कहता है कि प्लेग की जांच के लिए भारतीय पुणे में जो है, पुणे के आसपास के क्षेत्रों में अपने ब्रिटिश सैनिक को जो है भारतीयों के घरों में जो है भेजना शुरू किया। ये सैनिक क्या करते थे कि जाते थे और प्लेग की जांच के नाम पे भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे। इस घटना की आलोचना जो है तिलक जो है केसरी नामक पत्रिका में किए थे। इस घटना से पीड़ित होकर जो है दामोदर हरि चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंक उसके साथियों आर्नेस्ट की हत्या कर दिया था। ब्रिटिश सरकार इसको तिलतिला उठाता इस घटना से और तिलक को जो है 18 माह का जो है कैद की सजा जो है सुनाया था। इसके बाद जो है क्रांतिकारी लोगों में जो है यह बात बहुत तेजी से असंतोष लोगों में पैदा हुआ। इस बात को लेकर लोग उग्रवाद के रास्ते पर चल पड़े और उग्रवाद के रास्ते पर यही कारण है कि सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है, यही याद रखिएगा। उसके बाद हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। देखिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में देखेंगे तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, ये सब जो है हिंदू धर्म की जो महानता पर, हिंदू संस्कृति और सभ्यता के पर जो है व्यापक रूप से प्रसार किया। और इन लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता जो है हिंदू धर्म से ही प्राप्त होगा। अरविंद घोष जो है का मानना था हिंदू धर्म ही स्वतंत्रता के उद्देश्यों को पूरा करेगा। 1893 में विवेकानंद जो है शिकागो में हिंदू धर्म की महानता पर जो है 7 दिन तक लगातार भाषण दिए और विश्व के सभी प्रतिनिधियों को, उस समय विश्व धर्म सभा में आने वाले सभी प्रतिनिधियों को जो है वे अपने जो है भाषण के माध्यम से वे जो है विश्व के सभी प्रतिनिधियों को जो है आश्चर्यचकित कर दिया था और हिंदू धर्म की। तो एक उसके बाद दयानंद सरस्वती जो है 16 शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद आर्य समाज के गठन करके दयानंद सरस्वती हिंदुओं को जो है संगठित करने का प्रयास किया। इस सब के माध्यम से क्या हुआ
इस सब के माध्यम से तो हम जो है देख रहे थे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो इस सब से जो है अपने संस्कृति पर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान से क्या हुआ कि लोगों की अपनी संस्कृति सभ्यता पर विश्वास जगा और वे जो है ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिए। उसके बाद कर्जन की पूर्वगामी शासकों की दूरदर्शिता और दूरदर्शिता देखेंगे। कर्जन से पहले जो है 1885 से लेकर 1905 के बीच में ब्रिटेन की शासन और राजनीति में अनुदारवादियों का प्रभाव रहा है। यानी ये ऐसे दल थे जो भारत की के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखते थे और भारत के प्रति जो है प्रतिक्रियावादी नीति, भारत विरोध रणनीति के लिए जाने जाते थे। इस दौरान तीन जो है वायसराय आए थे, लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, एल्गिन ड्यूटी और कर्जन। ये तीनों जो है भारत की विरोधी रणनीति अपनाना शुरू किए। एल्गिन के समय जो है बड़े पैमाने पर देश में अकाल पड़ा था, लेकिन एल्गिन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और उल्टे जो है महारानी विक्टोरिया के जो है जन्मोत्सव मनाकर जो है भारी भरकम खर्च किया। जब कर्जन आया, लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन कुछ ऐसे काम किया जिससे भारत विरोधी जो है भावना जो है प्रबल हो गया। इसमें जो है देखेंगे कर्जन के कार्यों में तो सबसे बड़ा काम किया वो बंगाल विभाजन किया, राष्ट्रवाद पर सीधे जो है चोट किया था। इससे लोगों को लगा कि अब नरम दल के अनुनय विनय से जो है देश की समस्या को, देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता है, इसलिए वे प्रत्यक्ष कार्रवाई की रास्ता पर चल पड़े। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके कर्जन 1904 में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित करके कलकत्ता नगर पालिका में जो है कि सदस्यों की संख्या 75 से कम करके 50 कर दिया था। इससे भी लोगों में असंतोष फैला था। कर्जन स्वयं जो है जहां तहां हर जगह जो है भारतीयों को अपमानित करने के लिए जो है वो चुकते नहीं थे कोई अवसर, वो जहां तहां हर जगह भारतीयों को अपमानित करते थे। तो कर्जन के कार्यों से भारतीयों में असंतोष और जो है असंतोष पैदा हुआ वो और बढ़ गया और उसका विस्फोट होना स्वाभाविक था। बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, लोगों में सब कारण तो मौजूद ही था। अब लोगों को लगने लगा उदारवादी तरीकों से अनुनय विनय से देश की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता है, वे उग्रवाद के रास्ते पे चल पड़े। तो उसके उदय की यही कारण है, इसी कारण को ध्यान में रखिएगा। अब जो है उदारवादी विचारधारा देखिए क्या क्या है, बहुत संक्षिप्त में पढ़ा रहे हैं। देखिए उदारवादी लोगों को ब्रिटिश शासन में विश्वास नहीं था। वे जो है एक ऐसा शासन स्वराज चाहते थे जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप हो। जबकि उदारवादी को ब्रिटिश शासन से पर विश्वास था। क्यों? वो मानता था कि भारत का आधुनिकीकरण जो है ब्रिटिश शासन ही किया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में निष्ठा, उदारवादियों की भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विश्वास था। वो पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता में विश्वास नहीं करते थे। वो हिंदू धर्म संस्कृति से प्रभावित थे और उसी के माध्यम से देश की समस्या का उद्धार करना चाहते थे। जैसा कि अरविंद घोष कहा था कि हिंदू धर्म ही स्वतंत्रता के लक्ष्य को पूरा करेगा। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन्हें कोई विश्वास नहीं था। इनको जैसा कि उदारवादियों को जानते हैं कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। उनका मानना था उदारवादियों का कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी है, न्याय प्रेमी है, सत्यवादिता है। जैसे ही उसे लगेगा कि भारत के लोग शासन के योग्य हो गए हैं, वो देश को स्वतंत्र कर देगा, भारतीयों को सत्ता सौंप देगा। जबकि उग्रवादियों का मानना था कि अंग्रेज न्यायप्रियता नहीं है, ये भारत का शोषक है, वह अब भारत के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है। समझ रहे हैं? ये बिना संवैधानिक तरीके से कभी देश को आजाद नहीं कर सकता है और देश को मुक्त करने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। अगला इनकी विचारधारा था कि विदेशी शासन, वे मानते थे कि विदेशी शासन का अंत करके वे स्वराज प्राप्त करना चाहते थे और वैसा स्वराज होगा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार पर संगठित होगा। इनकी विचारधारा थी और इनकी कार्य प्रति क्या थी
देखिए संवैधानिक तरीकों में इनको विश्वास नहीं था। जैसा कि जो है ये सीधे कार्रवाई चाहते थे, बहिष्कार, हड़ताल, विदेशी ब्रिटिश शासन के कार्यों को ठप करना चाहते थे, ठप करना चाहते थे। ये याचना, अनुनय और अनुरोध में विश्वास नहीं करते थे। ये उग्रवादियों की याचना, अनुनय, विनय की रणनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। इसके समझ रहे हैं। उसके बाद ये जो है अपनी बात को मनवाने के लिए उग्रवादियों की तरह जो प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, स्मृति पत्र के माध्यम से अपनी बात को नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे बहिष्कार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से मांगों को पूरा करने में विश्वास रखते थे। बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से। उनका बहिष्कार का तात्पर्य था सरकारी नौकरी, सरकारी वस्त्र, उपाधि, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। साथ ही साथ निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह इनकी कार्यपद्धति थी। और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्र के विकास पर जोर देते थे, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। समझ रहे हैं। तो इनकी कार्यपद्धति यही थी कि जगह जगह हड़ताल करना, बहिष्कार करना, आंदोलन करना और इसके माध्यम से अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से पूरा करना चाहते थे। तो इसी आधार पर देखिए उदारवादी और उग्रवादी जो दोनों देखे हैं, तो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टी देख रहे हैं, तो उग्रवादी जो है बीजेपी है और उदारवादी कांग्रेस है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे उदारवादी और उग्रवादी दोनों में क्या अंतर है, यह देखेंगे। लक्ष्य देखिए, दोनों का लक्ष्य सेम था, स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में दोनों में जो है, दोनों के लक्ष्य प्राप्ति में अंतर था। एक संवैधानिक तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे और एक जो है बहिष्कार, हड़ताल, ब्रिटिश सरकार को ठप करके, परेशान करके, यह स्थिति है। और साथ ही साथ दोनों के स्वशासन का अर्थ भी अलग था। उग्रवादियों का स्वशासन का जो लक्ष्य था वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही रहकर स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे वे ब्रिटिश सरकार को मुक्त करके, देश से भगाकर, देश को स्वतंत्र करके स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। साधन, जैसा कि आप जानते हैं, एक का साधन क्या था? एक का साधन था संवैधानिक, उग्रवादियों संवैधानिक साधनों से याचना, अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी बात ब्रिटिश सरकार, अपनी मांग पूरा करना चाहते थे, लेकिन इसका बहिष्कार, हड़ताल, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के माध्यम से। उसके बाद दोनों का विचार था, उग्रवादी जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में विश्वास करते थे। वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन उग्रवादी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर थे। उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास था। वे देश की समस्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जो है दूर करना चाहते थे। संबंध, उग्रवादी जो है भारत और ब्रिटेन के संबंध बनाए रखने की हिमायती थे, जबकि उग्रवादी भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध को विच्छेद करना चाहते थे, बिल्कुल देश से भगा देना चाहते थे। और दोनों के विश्वास में अंतर था, दोनों का विश्वास में अंतर था। एक जो है उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन इसको जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास था। समझ रहे हैं। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, स्वशासन की प्राप्ति करनी। तो स्वशासन भले ही तरीका अलग था, दोनों राष्ट्रभक्त थे, देश प्रेमी थे, दोनों को एक दूसरे के पूरक आप कह सकते हैं। इस प्रकार दोनों को देख लिए हैं, बाकी पीढ़ी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा सब चीज।